अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लोहार में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ भी हमारी तरह बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आज का दिन, जुम्मे का दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करनी चाहिए अच्छे की, हमेशा मुस्बत सोचना चाहिए। मुस्बत सोच के साथ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आज का दिन है, मुबारक दिन है, जिसको दिनों का सरदार कहा जाता है, जुम्मे का दिन, इस पर कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ ज़रा अच्छे से मेल मिलाप करें, मुलाकात करें। अगर किसी से आप नाराज़ हैं तो उनको मना लें, उनसे मुलाकात कर लें। अगर कोई आपसे नाराज़ है, वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो उसकी अपॉलजीज़ एक्सेप्ट कर लें। आप अगर किसी से नाराज़ हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ में मेरी गलती थी और मेरी गलती की वजह से ये रिश्ता या ये मामलात ख़राब हुए, तो आप माफ़ी मांग लें। मुझे लगता है माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उनकी शख्सियत में एक नुमाया कह लें कि वाज़े चीज़ें होती हैं कि वो कहाँ कहाँ पर फॉल कर रहे होते हैं, और उसकी एक्सेप्टेंस उनके अंदर आ जाती है कि अगर आपने गलती की है तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे आपने कुछ सीखा है। जो लोग बज़द हो जाते हैं ना, कि वो गलती भी करते हैं और उसके ऊपर गलती को सराहते भी हैं अपनी, और उसके ऊपर फिर वो बज़द रहते हैं कि जनाब हमने तो कोई गलती नहीं की है। हम थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जाए उन शख्सियात से, उन इंसानों से। तो खैर, फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं आप तक भी कुछ चीज़ें पहुंचाई जा सके। हम ख़ुद भी उनके ऊपर अमल ज़रूर करें कि जो हम यहाँ पर बता रहे होते हैं। और रिश्ते जो होते हैं ना, ये बड़े खूबसूरत होते हैं। इनको जितना अच्छे तरीके से लेकर चलें, वही हमारे लिए बेहतर होता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे ही मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर हमने आज के शो में डिस्कशन करनी है, और उसके लिए आपको पूरा शो हमारा देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज सिर्फ खाने के हवाले से बात नहीं करेंगे, कुछ पीने के हवाले से भी बात करेंगे। जैसे ही सर्दी बढ़ती है ना, तो चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा घरों में भी बढ़ जाता है। और जो मेरे ख्याल से जो नई भी पी रहे होते हैं ना, जो नई भी शौकीन होते हैं, वो भी इस सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं इन मशरूबात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मैंने अपने सर्कल में भी देखे हैं कि जो चाय पहले नहीं पीते थे तो अब वो पीना शुरू हो गए, जो कॉफ़ी पहले नहीं पीते थे वो पीना शुरू हो गए हैं, ताकि इस मौसम की शिद्दत से बचा जा सके। तो चाय पीने के और कॉफ़ी पीने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किन को पीनी चाहिए, किन को नहीं पीनी चाहिए, आज हमने उसके ऊपर डिबेट करनी है। और जो चाय लवर्स है और जो कॉफ़ी लवर्स है, वो अपना अपना कप जो है ना हाथ में उठाएं और स्क्रीन के सामने आ जाए, ताकि उनके लिए ये जो सेगमेंट होने वाला है ना, ये बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। लेकिन ना आपको बताती चलूँ, इसमें चाय नहीं है ना इसमें कॉफ़ी, इसमें ग्रीन टी है। मैं सुबह नहीं चाय पीती हूँ, जो मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए वो हार्मफुल हो जाती है, और वो मैं नाश्ते में ही पी रही होती हूँ। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं कि सुबह अगर आप खाली पेट ग्रीन टी भी पी रहे होते हैं तो उसका भी कोई नुकसान होता है कि नहीं होता। तो डॉक्टर ईशल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? तो आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ईशल, आप किस साइड पे हैं, कॉफ़ी लवर्स और टी लवर? अच्छा, आई लाइक बोथ। दोनों ही हूँ, मॉडरेशन में हूँ, दोनों ही हूँ। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। सही है। अच्छा, कॉफ़ी और टी पर जाने से पहले, जैसे मैं ग्रीन टी अभी पी रही होती हूँ सुबह आके, और मैं नाश्ते में 11 बजे मैं नाश्ता करती हूँ तो उसमें मैं चाय पी रही होती हूँ, तो सुबह एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी पीना ठीक है? अच्छा, एम्प्टी स्टमक किसी भी टाइप की जो टी है वो ट्रिगर कर सकती है एसिडिटी को, या ट्रिगर कर सकती है आपके प्रॉब्लम्स को। हाँ, अगर इस तरह के, एक तो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है एट टाइम्स, आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा होता, लेकिन इन अ लॉन्गर रन अगर आप डेली बेसिस पे वो चीज़ ले रहे हैं तो ये स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, बिकॉज ये एट द एंड ऑफ द डे है तो अंदर टी ही। अगर डिफरेंट टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह सिर्फ यही चाय का ब्लैक टी ही टी नहीं होती,
इसके अलावा और बहुत सारी टीज़ होती हैं, जिस तरह के हनी टी होती है, या फिर आप कैमोमाइल टी ले लेते हैं, या फिर जिंजर टी ले लेते हैं। तो इस तरह की जो चाय होती है, स्पेशली जो हनी टी होती है, वो हनी के अंदर जो गर्म पानी के अंदर हनी आप ऐड कर लेते हैं, वो बेनिफिशियल है। अच्छा। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं, इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होता है बड़ा केयरफुल होकर लेते हैं, बिकॉज हमारा खाली स्टमक होता है और अब हमने फर्स्ट मील लेना होता है, तो बड़ा माइंडफुली चूज करना पड़ता है कि हमने क्या खाना है। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं नाश्ते के बाद आप जितना मर्जी वो इनकॉर्पोरेट करें, कैफीन यूज करें। उससे पहले ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा जिन्हें क्रेविंग्स होती हैं या जिन्हें होता है कि अब हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, जिस तरह आप बताती कि आप नाश्ता लेट करती हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शो से फ्री होके, तो उससे पहले आप वार्म वाटर कंज्यूम कर सकती हैं, हनी टी ले सकती हैं। उसके अलावा एट टाइम्स ग्रीन टी ले सकती हैं, लेकिन डेली बेसिस पे वो रूटीन जो है वो थोड़ा सा स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, मैं तो चले फिर भी ग्रीन टी लेती हूँ। बहुत से लोग सुबह सुबह उठ के ब्लैक कॉफी पी रहे होते हैं, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट ही चाय पीनी होती है, जो बेड टी कह रहे होते हैं उनको, वो भी पी रहे होते हैं एम्प्टी स्टमक। तो उनके लिए भी यही हार्मफुल चीजें होंगी सारी। एग्जैक्टली, बल्कि जो लोग चाय लेते हैं दैट इज दे आर स्टिल ऑन द सेफर साइड, लेकिन जो लोग कैफीन यानी कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा। बिकॉज जो कॉफ़ी है वो डिहाइड्रेशन भी कॉज करता है। कॉफ़ी के साथ आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न भी फील हो सकता है अगर आप ज़्यादा लेते हैं। स्पेशली जो ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि एक तो पानी का कंटेंट वो कम कर देता है। सुबह उठ के अगर आप पानी पिए तो दैट इज़ बेटर, बिकॉज डिहाइड्रेट आप हो जाते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप ये लेते हैं। नो डाउट एनर्जी की किक मिलती है, जिनको आदत हो जाती है वो नहीं रह सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को ख़त्म करके हमें नॉर्मेलिटी की तरफ आना चाहिए। और नॉर्मली बेड टी या जो कॉफ़ी होती है उसको अवॉइड करके पहले आप पानी का इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता आप इनकॉर्पोरेट करें। प्रेफरेबली नाश्ता कर लें, उसके बाद आप कैफीन ले लें। 1 घंटे का गैप ले लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हिंड्रेंस नहीं आएगी। लेकिन जो कॉफ़ी है स्पेसिफिकली उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक पे ना लें, वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये हमें आज पता चल गया कि एम्प्टी स्टमक हमने नहीं लेना है, तो कल से कोशिश करेंगे कि इसकी जगह कुछ और ले लें। अच्छा, खैर अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि जो टी लवर्स हैं उनके लिए चाय पीना कितना फ़ायदेमंद भी है, और कोई ना कोई उसके नुकसान भी तो होंगे ना, जो बहुत ज़्यादा टी पी रहे होते हैं। फिर हम कॉफ़ी की तरफ आएंगे। चाय के नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है? अच्छा, चाय के अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान कम है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है ना जो एक्सेसिवली ली जाए, मतलब फॉर एग्जांपल एक रिकमेंडेड डोज है चाय की कि आप 2 to 3 कप्स पर डे ले लें, लेकिन कुछ लोगों के लिए सर्वाइवल किट ही होती है, कुछ लोग सर्वाइव ही कर रहे होते हैं चाय के ऊपर। तो उसमें ये होता है कि आपने चाय बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेनी होती, आपने 2 to 3 कप्स ले लें, दैट इज़ नॉर्मल। मिल्क टी यानी दूध वाली चाय ले लें, वो भी ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लैक टी लेते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें यह कि आपने कड़क चाय नहीं लेनी। जो लोग बहुत ज़्यादा पत्ती का कॉन्टेंट उसके अंदर टी लीव्स जो यूज कर रहे होते हैं वो भी उसको डेंजरस बना देते हैं, या फिर बहुत ज्यादा दूध पत्ती जिस तरह ले रहे होते हैं लोग, हाँ, तो वो भी डेंजरस हो जाता है। बिकॉज दूध पत्ती में अगेन वो एक तो होल मिल्क है, फुल फैट मिल्क, उसके अंदर अगर आप दूध डाल देते तो वो उसको हार्मफुल बना देता है। तो इन चीज़ों को कुछ अवॉइड करना होता है। लेकिन अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो चाय के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी एजिंग है। तो एजिंग जो है उसको डिले करता है। बिल्कुल, चाय बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। आज तो मुझे लगता है जितने भी चाय लवर्स हैं उन्होंने चाय उनके लिए और ज़्यादा शुरू कर देनी है। एग्जैक्टली। यूजुअली कहा जाता है कि ज़्यादा चाय पीने से ना आपका रंग काला हो जाता है। अब ये वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब हमारे घर में तो ये बोला जाता है, और हर घर में ही कहा जाता है जितनी ज्यादा चाय पियोगे ना उतना रंग काला होना शुरू हो जाएगा। ये मिथ है या वाकई ऐसा कुछ होता है? ये कम्प्लीटली मिथ है। ये तो उस तरह ही है जिस तरह बचपन में कहा जाता था कि ज्यादा दूध पीने से रंग गोरा हो जाता है। तो चाय पीने से इस तरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर जो पिगमेंट है, वो जो पिगमेंट है वो उसके अंदर कंपोनेंट्स की वजह से, जो कैटेचिन्स हैं या जो अंदर कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट उसकी टैनिन्स की वजह से उसका एक पिगमेंट है जो कि ब्लैकिश है, लेकिन उसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन नहीं डार्क हो सकता। ऑब्वियसली सब ब्लैक कॉफ़ी पीने से कोई डार्क नहीं होता। तो या कोक जो हम नॉर्मली जो पीते हैं वो पीने से आप नहीं हो सकते कॉम्प्लेक्शन डार्क, जस्ट बिकॉज उसका एक कलर इस तरह का डजंट मीन कि वो आपको कॉम्प्लेक्शन डार्क कर देगा। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर आप ब्लैक फॉर्म में अगर लेते हैं तो बल्कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बल्कि वो स्किन को और ज़्यादा ग्लोई करेगा। अगर आप बहुत कम उसमें जो टी लीव्स हैं उसका कॉन्टेंट थोड़ा सा कम रख के उसमें आप ज़्यादा जो है उसके अंदर पानी का कॉन्टेंट डालें तो और वो डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर दें तो वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि जिस तरह के हमारे प्रॉब्लम्स अब बहुत ज़्यादा आ गए, कैंसर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने लगे हैं, या जो एजिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको भी कम कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल डैमेज से वो बचाता है हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को। स्पेशली क्या होता है कि सेल्स जो इसके अंदर सेल डैमेज होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, उसको बचाता है। तो आप ये लेना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस तरह।
अच्छा, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाय और कॉफ़ी दोनों में होते हैं, तो दोनों डिफरेंट है या सेम है? अच्छा, दोनों डिफरेंट है, ऑब्वियसली दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जी। लेकिन चाय कंपैरेटिवली सेफर है, कॉफ़ी भी सेफ है अगर लिमिट्स में ली जाए। अगेन जो लोग कॉफ़ी लवर्स होते हैं वो फिर जिस तरह आपने मेंशन किया कि हर घंटे बाद अब क्रेविंग होती है कि कॉफ़ी लीजिए, और जो लोग कॉफ़ी लवर्स हैं वो फिर बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म ऑफ कॉफ़ी लेते हैं, वो नेस्प्रेसो शॉट्स लेते हैं या फिर जो बहुत डेंस फॉर्म होती है, जो बहुत बिटर कॉफ़ी होती है वो लेते हैं। उसमें भी अगेन ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इंस्टेंट बेशक कॉफ़ी ना लें, आप कॉफ़ी ब्रू करके लें, लेकिन उसमें कैफीन का कंटेंट कम होना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा ना लें। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं रह सकते, तो उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में ऑप्शंस हैं डीकैफ कॉफ़ी एंड डीकैफ टी की, यानी इसमें कैफीन का कंटेंट नहीं होता, वो डीकैफ होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि ये भी चीज़ अब अवेलेबल है। तो जो लोग कॉफ़ी पीना चाहते हैं लेकिन वो उनको ये भी है कि उनकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो, उनका स्टमक डिस्टर्ब ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, तो वो डीकैफ ऑप्शन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 1-2 कप वैसे भी ले रहे हैं और फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही, तो आहिस्ता आहिस्ता कम करने के लिए डीकैफ ऑप्शंस पे शिफ्ट करें ताकि आपकी आदत कम हो जाए। अच्छा, यूजुअली कहा जाता है कि अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, खासतौर पर अगर ब्लैक कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो उसकी वजह से एक तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, ऐसा है? बिल्कुल इस तरह ही है, बिकॉज हमें कॉन्स्टिपेशन को एड करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कोई कॉन्स्टिपेटेड हो, हम कहते हैं वाटर इंटेक अपना बहुत ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें। फ्रूट्स का इंटेक भी ज़्यादा इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जब आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा लोग जो कॉफ़ी डिपेंडेंट हैं उनको ये भी होता है कि उनको डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा होता है टाइम, इसके अलावा बिकॉज आप अपनी बॉडी को इतना आदी कर लेते हैं कि नहीं तो फिर सर में दर्द होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेसिवली भी लेंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन ही होगी, तो भी हेडेक्स ही होंगे। इवन जो है आप हर वक्त वो एक रिलैक्स स्टेट में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को कर लेता है, अगर आपकी एनर्जी को बड़ा अपलिफ्ट कर देता है, मूड को। तो उसमें क्या होता है कि इसको आपको लिमिट करना होता है ताकि आपको जब एनर्जी की ज़रूरत है तब आपको प्रोवाइड कर सके, आपको प्रोवाइड करे। तो इसलिए पिए, ज़रूर पिए, आप चाय पिए, आप कॉफ़ी पिए, लेकिन आप मॉडरेशन में रह के पिए। 1-2 कप अगर आप दिन में पी रहे हैं और साथ साथ आप अपनी बाकी डाइट भी बेहतर रख रहे हैं, आप अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रख रहे हैं, तो तब आपको ये कोई हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको ही एक्सेस में ले रहे हैं और बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो डॉक्टर ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ईशल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और टी एंड कॉफ़ी के ऊपर हम बात कर रहे थे। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम फ्रोज़न नीज़ के हवाले से, फ्रोज़न शोल्डर्स के हवाले से। कुछ चीज़ें हमें पता है कि हमने क्या करनी है, क्या नहीं करनी है। नीज़ का ताल्लुक जो है ना, वो चूँकि हमारे पूरे जिस्म के साथ है और बहुत सारा हमारा जो वज़न है ना हमारे जिस्म का, वो हमारी नीज़ के ऊपर पड़ रहा होता है। और लोग कहते हैं हमारी जो घुटने हैं ना उनमें से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, या हम थोड़ा सा चलते हैं तो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, चला नहीं जा रहा, अकड़ाव हो गया है हमारे घुटने के अंदर, मूवमेंट नहीं हो पा रही है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं फ्रोज़न नीज़ की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। तो ऐसी कौन सी फिज़ियोथेरेपी है या फिर इसका क्या इलाज है जो कि हमें फ्रोज़न नीज़ की तरफ लेकर जाने से बचा सकता है, और अगर हो गई है फ्रोज़न नीज़ तो उससे हमने किस तरह हम बाहर आना है, और उसके लिए क्या क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, थेरेपीज़ ले सकते हैं। तो इस पर बात करनी है। डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे जानते हैं कि फ्रोज़न नीज़ होती क्यों है। डॉक्टर हसनैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हसनैन, ये फ्रोज़न नीज़ होती क्यों है, क्या वजह है इसकी, और क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं इनके? जिस तरह से आपने पहले बात की, फ्रोज़न शोल्डर तो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फ्रोज़न नी के बारे में हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। अब फ्रोज़न नी एक ऐसी कंडीशन है जो हम खुद बनाते हैं, ये कोई एज सच पैथोलॉजी नहीं मैं इसको समझता, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम खुद अडॉप्ट करते हैं। अब वो किस तरह से, अगर हम मेडिकली इसको देखें, इसको कहते हैं आर्थोफाइब्रोसिस। आर्थोफाइब्रोसिस इसकी मेडिकल टर्म है। अब होता ये है, ज़्यादा देर इमोबाइल रखने की वजह से, जिस तरह कोई सर्जरी हुई है नी की, आर्थोस्कोपी हुई है, आर्थोप्लास्टी हुई है, जिसको नी रिप्लेसमेंट्स वगैरह कहते हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपकी नी बेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, नी बेंडिंग नहीं करवाते, या आपको अर्थराइटिस है, स्वेलिंग है, आप दर्द से बचने के लिए अपने आप को इमोबाइल रखते हैं, उसकी वजह से आपका घुटना अकड़ जाता है। जो घुटना अकड़ता है उसको कहते हैं फ्रोजन नी। ओके।
अब ऐसे इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई प्राइमरी पैथोलॉजी है। अच्छा। ये कोई मेजर इशू इस तरह से नहीं है कि आपको डायरेक्ट फ्रोजन नहीं हुआ है, आपको कोई ना कोई बीमारी हुई है, कोई ना कोई सर्जरी हुई है, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपने अपने आप को इमोबाइल किया है और आपको फ्रोजन चाहिए और उसकी वजह से आपको फ्रोजन उसकी वजह से आपको फ्रोजन फिर वो और इसका क्या बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, चलने फिरना मुहाल हो जाता है, इसका क्या साइंस एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं? अच्छा, इसको अगर हम देखें तो इसमें इमोबिलिटी की वजह से आपकी पेन बढ़ती है। इसको हम 2 फेजेस में करते हैं, अच्छा, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है। अगर क्रॉनिक होगा तो वो आपकी चीखें निकलवा देगा, वो इतनी उसकी स्वेयर पेन होगी जब भी आप बेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्यूट होगा तो उसमें थोड़ी बहुत पेन आएगी ज़रूर, लेकिन प्रॉपर फिजियोथेरेपी से आप उसको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी नी रिप्लेसमेंट या आपकी आर्थोस्कोपी हुई है तो उसके बाद आपका मेजर फोकस होना चाहिए नी की बेंडिंग पे, फिजियोथेरेपी पे। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सर्जरी होगी, अब फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? अब आपके मसल को, मसल ट्रेनिंग, मसल एजुकेशन, आपकी नी बेंडिंग, ये सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का है। सही है। अब आपकी नी बेंडिंग आप खुद नहीं कर सकते, क्यों? आपको नहीं पता कि फर्स्ट वीक में आपने कितनी बेंड करनी है, सेकंड वीक में कितनी बेंड करनी है, थर्ड वीक में कितनी बेंड करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता इसकी 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री, 100 डिग्री तक इसको हम बेंड करते हैं नी को। और इसी के साथ जिस तरह अर्थराइटिस है, जिसे कहते हैं, आम फीमेल में बड़ी कॉमन है। अब वो कहती क्या है, हमारा घुटना सूज गया है, हमारी चपनी की हड्डी जो है वो उतर जाती है या हिलती है। उस वजह से लोग क्या करते हैं, मूव नहीं करते, मूवमेंट अपनी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से भी आपकी जो नी की मोबिलिटी है वो कम हो जाती है और फ्रोजन नी की तरफ आप जाते हैं। और इसके साइंस एंड सिम्टम्स यही हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द हो रही होती है और सूज जाती है? इसमें पेन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग आती है, टेंडरनेस आपको फील होती है, हार्ड फील होता है, जिस तरह अकड़ रहा है घुटना, इस किस्म की प्रेजेंटेशन पेशेंट हमें देता है। उसके साथ साथ पेशेंट हमें ये भी बताता है कि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन, जिस तरह के अगर हम देखें तो कुछ लोग होते हैं जिनको इशू इतना नहीं होता लेकिन वो उसको समझ बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे अकॉर्डिंग 90% हमारी ऑडियंस ऐसी है जिन्हें पता ही नहीं है। हमारी बॉडी में 2 किस्म की पेन होती हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल पेन, एक को कहते हैं साइकोलॉजिकल पेन। ठीक है। नी की बायोलॉजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन दोनों होती हैं। बायोलॉजिकल पेन का मतलब है कि कोई ना कोई पैथोलॉजी है। अब एक बंदा है, उसको आर्थराइटिस है, उसकी वजह से उसे जो पेन आ रही है वो उसकी है बायोलॉजिकल पेन। ठीक है। अब वो उसको डर से मूव नहीं कर रहा कि मुझे पेन आएगी, अगर वो मूव करता भी है तो कहता मुझे दर्द आ रही है, हालांकि उसे दर्द नहीं आ रही होती। उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल पेन। ये दो एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम इंटरलिंक करें तो हमें पता चलता है कि हमारे घुटने में क्या चाह रहा है। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूं कि आप अपने आप को जितना मोबाइल रख सकें रखें। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो इसमें इमोबिलिटी की वजह से आपकी पेन बढ़ती है। इसको हम 2 फेजेस में करते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है। अगर क्रॉनिक होगा तो वो आपकी चीखें निकलवा देगा, वो इतनी उसकी स्वेयर पेन होगी जब भी आप बेंड करने की कोशिश करेंगे। अगर एक्यूट होगा तो उसमें थोड़ी बहुत पेन आएगी ज़रूर, लेकिन प्रॉपर फिजियोथेरेपी से आप उसको बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी नी रिप्लेसमेंट या आपकी आर्थोस्कोपी हुई है तो उसके बाद आपका मेजर फोकस होना चाहिए नी की बेंडिंग पे, फिजियोथेरेपी पे। हमारे यहाँ लोग कहते हैं सर्जरी होगी, अब फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? अब आपके मसल को, मसल ट्रेनिंग, मसल एजुकेशन, आपकी नी बेंडिंग, ये सारा काम फिजियोथेरेपिस्ट का है। सही है। अब आपकी नी बेंडिंग आप खुद नहीं कर सकते, क्यों? आपको नहीं पता कि फर्स्ट वीक में आपने कितनी बेंड करनी है, सेकंड वीक में कितनी बेंड करनी है, थर्ड वीक में कितनी बेंड करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आहिस्ता आहिस्ता इसकी 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री, 100 डिग्री तक इसको हम बेंड करते हैं नी को। और इसी के साथ जिस तरह अर्थराइटिस है, जिसे कहते हैं, आम फीमेल में बड़ी कॉमन है। अब वो कहती क्या है, हमारा घुटना सूज गया है, हमारी चपनी की हड्डी जो है वो उतर जाती है या हिलती है। उस वजह से लोग क्या करते हैं, मूव नहीं करते, मूवमेंट अपनी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उसकी वजह से भी आपकी जो नी की मोबिलिटी है वो कम हो जाती है और फ्रोजन नी की तरफ आप जाते हैं। और इसके साइंस एंड सिम्टम्स यही हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा शिद्दत की दर्द हो रही होती है और सूज जाती है? इसमें पेन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेलिंग आती है, टेंडरनेस आपको फील होती है, हार्ड फील होता है, जिस तरह अकड़ रहा है घुटना, इस किस्म की प्रेजेंटेशन पेशेंट हमें देता है। उसके साथ साथ पेशेंट हमें ये भी बताता है कि हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन, जिस तरह के अगर हम देखें तो कुछ लोग होते हैं जिनको इशू इतना नहीं होता लेकिन वो उसको समझ बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो
मेरे अकॉर्डिंग 90% हमारी ऑडियंस ऐसी है जिन्हें पता ही नहीं है। Okay. हमारी बॉडी में 2 किस्म की पेन होती हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं बायोलॉजिकल पेन, एक को कहते हैं साइकोलॉजिकल पेन। ओके। ठीक है, नी की बायोलॉजिकल पेन और साइकोलॉजिकल पेन दोनों होती हैं। बायोलॉजिकल पेन का मतलब है कि कोई ना कोई पैथोलॉजी है। अब एक बंदा है, उसको आर्थराइटिस है, उसकी वजह से उसे जो पेन आ रही है वो उसकी है बायोलॉजिकल पेन। ठीक है। अब वो उसको डर से मूव नहीं कर रहा कि मुझे पेन आएगी। अगर वो मूव करता भी है तो कहता मुझे दर्द आ रही है, हालांकि उसे दर्द नहीं आ रही होती। उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल पेन। ये दो एक ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम इंटरलिंक करें तो हमें पता चलता है कि हमारे घुटने में क्या चाह रहा है। मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स को यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपने आप को जितना मोबाइल रख सकें रखें। हमारे पास अगर नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट आता है तो आफ्टर 7 to 8 आवर्स हम पेशेंट को मोबाइल करते हैं, चलाते हैं। उसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं चलाते तो उसके जो नी है वो स्टिफ होना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे एक जिस तरह बेड रिडन है, हमारे यहाँ लोगों को ज़्यादा एक्टिविटी की आदत नहीं है, ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, वो भी कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द आती है। दर्द होना शुरू हो जाती है। अब वो प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से भी आपको आर्थोफाइब्रोसिस की तरफ आप जा रहे होते हैं, फ्रोजन नी की तरफ आप जा रहे होते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेज ऐड करनी चाहिए। एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक के बाद दूसरे नंबर पे आप अपनी रूटीन बना लें कि आपने अपनी नी जो है उसको लेट के बेंड करना है, स्ट्रेट करना है। अच्छा। बेंड और स्ट्रेट। और एक चीज़, अगर एक पेशेंट हमारे पास है जिसको फ्रोजन नी है, अब उसको किस तरह पता चलेगा कि फ्रोजन नी की तरफ जा रहा है? अगर उसे पेन भी नहीं आ रही, कोई इस तरह के उसे सिम्टम नहीं आ रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका नी फ्रोजन हो जाता है, ना वो अपने घुटने को पूरा स्ट्रेट कर सकेगा ना पूरा बेंड कर सकेगा। पूरा स्ट्रेट करेगा तो उसके नी के दरमियान में थोड़ी सी आर्क बनेगी स्ट्रेट करने पे, और बेंड करने पे भी उसकी आर्क बनेगी। ये दो चीज़ें ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको इशू क्रिएट करती हैं मूव करने में। तो हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर ये कंडीशन हमारे में आ रही हैं तो हमने मोबिलिटी की तरफ जाना है। इसमें मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ आप मसाज करें। अब मसाज क्यों करना है आपने? आपके क्वाड्स मसल्स होते हैं और थाई की बैक साइड पे होते हैं हैमस्ट्रिंग्स, हैम मसल्स। अब क्वाड्स की वीकनेस की वजह से नी के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। सही है। नी की अगर स्टिफनेस आ रही है पेशेंट में तो उसके अंदर क्वाड्स का भी रोल है। अगर आप अपने क्वाड्स मसल्स को इजी रखते हैं, इसका मसाज करते हैं, इसकी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं आप करते, आपको अगर लगता है कि नहीं आपका बेंड हो रहा है, आप इसको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, इसको कॉन्ट्रैक्ट करके 10 सेकंड होल्ड करें, रिलैक्स करें, 10 रेपिटेशंस के साथ ये करें, तो आप देखेंगे आपका नी बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है और इसमें हमें अपने पेशेंट को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। कि आपने क्या करना है, आप पहले पता तो चल जाए ना कि आपको वो प्रॉब्लम है भी है कि नहीं है। अच्छा, ये जो जिनका बहुत ज़्यादा वज़न होता है उनका भी प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्रोज़न नीज की तरफ उनका प्रॉब्लम चला जाए, बिकॉज घुटनों का तो मसला उनको होता है कि उनसे चला नहीं जा रहा होता, उनसे मूव नहीं किया जा रहा होता, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही होती, तो उनके लिए भी फ्रोज़न नीज हो सकते हैं अब इस तरह के पेशेंट्स के लिए हमारी बॉडी का सारा वेट हमारे नीज बेयर कर रहे होते हैं। जब एक पेशेंट ओबीज होता है तो उसके नीज के ऊपर वेट ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उसकी ऑलरेडी एक्टिविटीज़ बड़ी लिमिटेड हो चुकी होती हैं, नी पे उसके स्ट्रेन आ रहा होता है। अब उस स्ट्रेन की वजह से भी उसके नी स्वेल होते हैं। आप देखेंगे जो पेशेंट ओबीज होते हैं उनकी मीडियल और लेटरल दोनों साइड्स पे उन्हें स्वेलिंग फील होती है। उसकी रीज़न क्या होती है? उनके जो मेनिस्का होते हैं, मेनिस्कस होते हैं जिसको हम कहते हैं कुशन। हमारे घुटने में 2 हड्डियाँ, एक नीचे वाली साइड पे, एक ऊपर, उसके दरमियान में एक झिल्ली है जो उसे कुशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। जिस तरह हम बात करें एजेड पेशेंट्स की या हमारे घरों में जिस तरह से हम देखते हैं, तो इस कंडीशन में आप कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड में ये सेट रखना कि मैंने इतने केजी वेट गिराना है इस साइकिल से ही, तो वो आप अपने घुटने पहले ख़राब करेंगे फिर वेट आपका जाएगा। तो इसीलिए एक लिमिट में रहते हुए उसे करें। 4 to 5 minutes 10 minutes इज इनफ इन अ डे। सही है। इसके जो है ना वर्स्ट जो इसके इफ़ेक्ट्स भी आपके घुटनों के ऊपर आ सकते हैं अगर आप इनको ज़्यादा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे इसका अब एक दफ़ा अगर आपको फ्रोज़न नी का मसला हो गया है, उसके बाद आप उसकी थेरेपी भी करा रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, उसके बाद भी दोबारा हो सकता है क्या? फ्रोज़न नी का इशू दोबारा आपको तब हो सकता है अगर आप प्रॉपरली उसकी रिहेबिलिटेशन नहीं करते। उसको प्रॉपरली रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर तो क्रॉनिक है वो और फिर आपने उसको रिहेबिलिटेट किया है, उसके बाद वो रिवर्स हो सकता है। अगर एक्यूट फेज में ही आपने उसे पकड़ लिया नी को, प्रॉपर उसकी रिहेबिलिटेशन हुई है, तो 90 to 95% चांस है वो रिवर्स नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, बिकॉज फ्रोजन शोल्डर वालों को मैंने देखा है कि वो ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दोबारा कोई ऐसी एक्टिविटी करना शुरू होते हैं तो वो उनका दोबारा से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे कैप्सुलर पैटर्न के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और इसमें डायबिटीज़ का भी बड़ा मेजर रोल है। ठीक है। फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है उनमें फ्रोजन शोल्डर होता है। दूसरे नंबर पे हमारी, अब हम चलता तो हर बंदा है, इसीलिए नीज आपके काम करते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या है, अब मैंने मोबाइल उठाना है, मेरी ये एक्टिविटी है, पानी लेना ये है, हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि हम हाथ को ज़्यादा ऊपर लेके जाएं अपने। अब ज़्यादा जब हम हाथ को ऊपर ही नहीं लेके जाते तो हमारा शोल्डर जॉइंट उस तरह से नॉर्मल नहीं होता, जिस वजह से लिमिटेशन आती है शोल्डर में, और फ्रोजन शोल्डर की तरफ चला जाता है। डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हसनैन, थैंक यू सो मच कि आप आए। फ्रोजन नीज के हवाले से हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, हम यहाँ पर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लोहार। कुछ मज़ीद कुछ तालीम के हवाले से बात कर लेते हैं। वैसे तो बच्चों के लिए बड़ी एक खुशखबरी है कि जनाब सर्दियों की छुट्टियां होने वाली हैं। वैसे तो वो 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक बच्चों को सर्दी की छुट्टियां होने वाली हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें भी हैं जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले स्टोरी आपको बताऊं तो याद होगा आपको कि स्कूल को, जितने भी स्कूल हैं उनको आउटसोर्सिंग करने का मरहला जो है ना वो शुरू हुआ था। अब जो है ना उससे एक स्टेप आगे आ चुका है कि अब जो कॉलेजेस हैं उनको भी आउटसोर्स करने की तैयारियां पकड़ ली गई हैं। पंजाब में 50 जनरल कैडर और 76 कॉमर्स कॉलेजेस हैं जिनको आउटसोर्स किया जाएगा। इस हवाले से फ़हरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं और इस पर बात करेंगे कब से ये काम शुरू होगा। और दूसरा, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और महकमा स्कूल एजुकेशन से लाइसेंस होल्डर्स बहुत ज़्यादा तंग हैं। क्या वजह है जो कि ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है, मज़ीद इस पे बात करेंगे। और आतिफ परवेज़ हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी थैंक यू, मैं ठीक हूँ। आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, अब स्कूल्स के बाद कॉलेजेस की भी बारी आ गई आउटसोर्स करने की। हाँ जी बिल्कुल। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने तो पहले जो है अपनी जिम्मेदारी जो है वो दूसरे प्राइवेट शोबे पर डालनी थी, तो अब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बल्कि ये भी तैयारी कर रहा है कि जो हमारे पास कॉलेजेस हैं वो हमने खुद नहीं चलाने, निजी शोबे को दे देते हैं, तो वो चलाएगा क्योंकि हमसे चल नहीं रहे। तो ये कोई 150 के करीब कॉलेजेस हैं जिनको आउटसोर्सिंग के लिए जो है वो शुरू कर दिया गया है, और जिसमें 50 जनरल कैडर के और 76 जो है कॉमर्स कॉलेज। कॉमर्स कॉलेज पहले 115 थे, उनको वहाँ के कॉलेजेस को बंद करके वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे, वहाँ के जो टीचर्स थे, उनको जनरल कॉलेजेस में भिजवा दिया गया। और ये कहा गया कि वहाँ पे इनरोलमेंट नहीं है, इनरोलमेंट कम है। उसकी वजूहात भी ये हैं कि कई सालों से, तकरीबन कोई 8-10 सालों से यहाँ पर टीचर ही भर्ती नहीं किए गए। जब टीचर भर्ती नहीं किए गए, डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, सब्जेक्ट्स जो हैं वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं होंगे, तो फिर इनरोलमेंट कहाँ से होगी? जब आप वही पुराने सब्जेक्ट पढ़ाते जाएंगे जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट क्यों आएंगे? तो अब आके जब उन्होंने कहा कि जी अब आखिरी स्टेज पे पहुँच गए हैं कि स्टूडेंट्स किसी जगह पर 20 हैं, किसी जगह पर 50 हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो चल नहीं सकते हमारे से, तो बेहतर है इनको आउटसोर्स कर दिया जाए। तो अब इसका असूली फ़ैसला हो गया है कि इन कॉलेजेस को आउटसोर्स किया जाएगा, और साथ ही इसके लिए पॉलिसीज़ जो है वो बनाना शुरू कर दी गई कि कौन जो है ये कॉलेजेस ले सकेगा, किस तरीके से जाएंगे। अगर कोई प्राइवेट शोबे से आता है, इनफरादी तौर पर आएगा, जो कॉलेजेस के जो चेन्स हैं वो ले सकते हैं, तो वो क्या मेयार होगा? अब उस मेयार को जो है वो तय करना शुरू कर दिया गया है। उसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है कि अगर एक फ़ी स्टूडेंट, जैसे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, वो 1500 रुपये से लेके 2200 रुपये तक जो है फ़ी स्टूडेंट के हिसाब से जो निजी शोबा चला रहा है उसको देता है। तो अब ये कॉलेजेस के लिए क्या मेयार होगा, कितनी पर स्टूडेंट जो है वो
पैसे दिए जाएंगे वो तय किया जा रहा है। तो जल्द ये भी हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि अगले तालीमी साल से पहले पहले ये पॉलिसी बन जाएगी और फिर जो इनको एडवर्टाइज़ किया जाएगा। दूसरी तरफ जो असातिज़ा हैं इन कॉलेजेस के और ओवरऑल पंजाब के, वो इस पॉलिसी से नारा नज़र आते हैं और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पंजाब प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो ख़ासे रद्द-ए-अमल का फ़ैसला किया गया है कि किसी सूरत इन कॉलेजेस को आउटसोर्स नहीं होने दिया जाएगा। अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ा तो कोर्ट में जाएंगे, अगर एहतजाज करना पड़ा तो एहतजाज भी करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि कोई मशावरत जो है ताहाल हमारे से इस हवाले से नहीं की गई और बड़ी राज के साथ इस सारी पॉलिसी पर आगे लेके जाया जा रहा है। अच्छा। लेकिन महकमा स्कूल हायर एजुकेशन में भी असातिज़ा बैठे हुए हैं तो वो इस सारी कहानी से वाकिफ़ हैं और वही हमारे से भी शेयर कर रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल इस वक्त मौजूद है कि कॉलेजेस जिनको आउटसोर्स करने जा रहे हैं और महकमा हायर एजुकेशन ने फैसला कर लिया कि हमसे नहीं चल सकते। ये हमसे नहीं चलेगा तो हम इसको आउटसोर्स करेंगे। अच्छा, जैसे इस फैसले से पहले हम स्कूलों पे भी बात कर चुके हैं कि उनको भी 10,000 के करीब स्कूल ऑलरेडी आउटसोर्स किए जा चुके हैं, उनका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जिसके बाद अब ये सोचा है कि कॉलेजेस को भी आउटसोर्स कर लिया जाएगा। अच्छा, ये एक कतई नज़र के उनके रिज़ल्ट कैसे हैं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है कि हमने ये कॉलेजेस, मतलब वो कहते हैं कि अब हमने कोई काम नहीं करना, हस्पताल कॉलेजेस जो रियासत की जिम्मेदारी होती है ना, वो हमने नहीं करनी क्योंकि हमसे नहीं चल रहे। हमारे से टीचर नहीं संभाले जाते, हमारे से नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं संभाला जाता। सीधी तरह एक्सेप्ट करें ना कि हमसे नहीं संभाल, आके वो कुछ और बोल रहे होते हैं, जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जी रिजल्ट्स बेहतर होंगे, इनरोलमेंट ज्यादा होंगी, इसलिए हम लोग ये आउटसोर्सिंग की तरफ जा रहे हैं। ये तो लोगों की ज़हन साजी है ना कि अगर टीचर प्रोटेस्ट करने आते हैं, मुलाजमीन जो है वो प्रोटेस्ट करने आएंगे तो वो बताएंगे कि देखिए जी इसके पीछे अगर हमने जो फैसला किया है इसके बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेयार तालीम बेहतर हो गया है, स्टूडेंट की इनरोलमेंट बढ़ गई है, फर्नीचर बढ़ गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया है। लेकिन बुनियादी जो इसमें नुक्ता यही है कि हुकूमत और महकमा हायर एजुकेशन स्कूल की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया कि हमने ये नहीं चलाने, हमसे नहीं चल सकते, हमारी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि हम इनको चलाएँ। तो अब आस्ता आस्ता जो इन स्कूलों को पहले, अब उसके बाद कॉलेजेस को, पहले 10,000 के करीब स्कूल जो थे उसमें भी मज़ीद 2,000 स्कूल जो है ऐड किए जा रहे हैं कि वो भी आउटसोर्स किए जाएंगे। तो अगली स्टोरी भी इससे थोड़ी सी रिलेटेड ही है कि जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ही स्कूलों को आउटसोर्स कर रहा था। अच्छा। और महकमा स्कूल एजुकेशन तो उससे खासे तंग हैं NGOs वाले। उनका ये कहना है कि जो स्कूल हमें दिए गए हैं वो उस तरीके से नहीं है कि जिनको चलाया जा सके। अच्छा, ये कॉलेजेस के हवाले से जो महकमा हायर एजुकेशन का मौक़िफ़ है इसमें, उनका ये कहना है कि ये कॉलेजेस बना दिए गए थे लेकिन ये नहीं देखा गया था कि ये आबादी के करीब हैं भी कि नहीं, वहाँ पर स्टूडेंट आ भी सकते हैं कि नहीं। उनका कहना है कि यहाँ पर टीचर भी जाने के लिए तैयार नहीं है। कई कॉलेजेस में सिर्फ 1 या 2 टीचर, पूरे कॉलेज में सिर्फ 2 टीचर मौजूद हैं, अगर एक चला भी जाए तो वो पूरे कॉलेज को एक टीचर ने संभालना होता है। तो वो कहते हैं जी कि वहाँ पर जो टीचर जिनको तैनात किया जाता है वो हमारे पास आके बैठे रहते हैं, सिफारिशें करवाते हैं कि हमारा वहाँ से तबादला कर दिया जाए, क्योंकि ये MP और MNAs की ख्वाहिशात पर कॉलेज बना दिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जो है आबादी मौजूद नहीं है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ नहीं है, गाड़ियाँ या बसें वहाँ पर जाती नहीं, स्टूडेंट वहाँ पर है नहीं, तो इसलिए इनको आउटसोर्स किया जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट उनका अगर मान भी लिया जाए तो निजी शोबे की जानिब से भी जो आएगा तो वो किस तरीके से चलाएगा, वो कैसे चलाएगा जब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट जाती नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, तो वो कौन लेगा इसको, कैसे करेगा वो? फिर वो यही हाल होगा ना, जैसे ये लाइसेंस होल्डर स्कूल वाले परेशान है, तो फिर वो कॉलेज वाले भी परेशान होंगे, कॉलेज वाले भी। तो यही होगा, वो कहेंगे साथ ये 3 कॉलेजेस जो अच्छे वाले हैं ना, जहाँ पर स्टूडेंट अच्छे हैं, तो साथ आप एक ये भी ले लें, तो ये 4 इस तरह महकमा हायर एजुकेशन और महकमा स्कूल एजुकेशन वो बनाएंगे। अगला स्टेप आ गया है कि अब हम कॉलेजेस को भी आउटसोर्स करेंगे, तो खुदा ना खास्ता अगर कॉलेजेस की भी यही सूरत हाल रहेगी तो फिर क्या ही होगा, फिर ना बच्चे स्कूल जा सकेंगे और ना ही बच्चे फिर कॉलेजेस जा सकेंगे। फिर यही सूरत हाल है कि बच्चे जो मयार तालीम का हम नारा लगा रहे हैं वो तो नहीं ना फिर हम बच्चों को दे रहे हैं इसके थ्रू। तो तीसरी स्टोरी पे आ जाते हैं जी। सूबे के तमाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को सोलर पर मुंतकिल किया जा रहा है।
ये तो चले अच्छी चीज़ ये अच्छी बात है कि मुझे भी कितने साल हो गए एजुकेशन को देखते हुए, तो जो स्कूलों को रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए नॉन सैलरी बजट दिया जाता था। अब 2014 से वो नॉन सैलरी बजट जो है फी स्कूल के एतबार से बढ़ा नहीं, लेकिन उस अरसे में बिजली के रेट बढ़ गए, कितने कई गुना बढ़ गए हैं। जो दूसरे यूटिलिटी बिल्स हैं वो कहीं के कहीं चले गए हैं। अगर सफाई करवानी है, कोई पेंट करवाना है, तो उसके रेट भी बढ़ गए हैं। तो ये खासे अरसे से स्कूलों की जानिब से, स्कूल के सरबराहान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि जो नॉन सैलरी बजट है उसमें इजाफा किया जाए, या बिजली के बिल जो है कम अज़ कम वो हमारे से बोझ उठा लिया जाए। तो अब इसको देखते हुए ये फैसला किया गया है कि जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, जहाँ पर ज़्यादा इनरोलमेंट होती है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ उन स्कूलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। तो सोलराइजेशन की जो है इसका फ़ैसला कर लिया गया है। तो पहले मरले में इन हायर और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान से ये डाटा तलब किया गया है कि वो बताएं कि एक साल में उनकी कितनी खपत होती है, जिसको देखते हुए सोलर का फैसला किया जाएगा, कितने सोलर पैनल जो हैं उनको दरकार हैं। तो ये डाटा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से तलब किया गया है कि फौरी तौर पर वो डाटा दें ताकि सोलराइजेशन की तरफ जाएं। इससे पहले हमने कॉलेजेस की भी बात की थी कि कुछ 350 के करीब जो कॉलेजेस हैं उनको सोलर पर मुंतकिल किया जाना है, तो वो भी महकमा एनर्जी पंजाब ही करेगा। तो ये और भी इससे पहले भी तो 2000 स्कूल सोलर पैनल पे मुंतकिल हुए ना? 2000 से ज़्यादा थे। तो लेकिन मसला ये है कि वो सोलर पैनल भी चोरी होना शुरू हुए, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है। तो ये 2014 में इन्होंने सोलराइजेशन का अमल शुरू किया था वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत ताउन से। तो हज़ारों में स्कूल किए थे, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आई कि सोलर पैनल जो है वो चोरी होना शुरू हो गए और नए सोलर पैनल भी नहीं लगे। तो अब ये मज़ीद कुछ 7-8 हज़ार के करीब जो हायर और हायर सेकेंडरी स्कूल इस वक्त सुबह में मौजूद हैं, जिनको सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन साथ SOPs और इस तरह की ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए कि इन सोलर पैनल को कोई ख्याल रखने वाला भी हो, क्योंकि जिम्मेदारी आ जाती है स्कूल के सरबराह पर। वो कहते हैं कि मैं पर्चा मेरे पर होगा, ये होता है तय कि जिस स्कूल से सोलर चोरी होगा उसके सरबराह पर पर्चा होगा, FIR कटेगी। वो कहते हैं आप मुझे फंड्स तो देते नहीं, ना नॉन टीचिंग स्टाफ देते हैं जो कि स्कूल के लिए सिक्योरिटी का या चौकीदार वगैरह रख सकें, तो जिम्मेदारी मेरे पर डाल देते हैं। तो वो भी कोशिश करते हैं कि ना ही लगें, क्योंकि बोझ तो मेरे पर पड़ेगा। तो अभी 7-8 हज़ार के करीब स्कूल्स हैं जिनको सोलर पर मुंतकिल किया जाना है, और महकमा एनर्जी पंजाब जो है वो ये मंसूबा चलाएगा। और महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि इस मंसूबा अगर ये हो जाता है तो इससे सालाना करोड़ों रुपए का फ़ायदा होगा। सही है, क्योंकि इतने पैसे जो है ना वो खाली सिर्फ बिजली के बिलों में जा रहे होते हैं। सही है। तो ये सिर्फ स्कूलों की हद तक ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आगे कॉलेजेस में भी जाएगा? कॉलेजेस में भी कुछ 350 के करीब कॉलेजेस जो हैं इनको सोलर पे मुंतकिल करना है। इस साल कुछ 47 बड़े कॉलेजेस जो हैं, जिसमें लाहौर के भी कुछ 6 से 7 कॉलेजेस हैं, और पंजाब के ओवरऑल 47 कॉलेजेस को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से महकमा एनर्जी और महकमा हायर एजुकेशन में एक MOU और माहिदा हो चुका हुआ है, और सोलर जल्द इसी साल कह रहे थे कि 47 को कॉलेजेस को सोलर पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि असातिज़ा और स्कूल सरबराहान का मुतालबा है कि चलें आप ये मुंतकिल तो कर रहे हैं, जो फंड बिजली की मद में जाते थे वो हमें दें, ताकि हम वो स्कूल या कॉलेजेस पर ही खर्च करें। कॉलेजेस में जो वो फंड जिनको नहीं मिल रहे हैं स्कूल वालों को, जो बिजली की मद में पैसे बचेंगे, वो हुकूमत हमसे ना ले। अच्छा, वो हम स्कूल पर ही खर्च करें, क्योंकि वो हम बिजली की मद में जो लाखों रुपया दे रहे थे, तो वो अगर स्कूल पे ही लगना शुरू हो जाए, कोई फर्नीचर बेहतर कर लिया जाए, कहीं पेंट होने की ज़रूरत है वो कर लिया जाए, कोई और छोटी मोटी चीज़ें हैं, CCTV कैमरे ख़राब हैं तो वो कर लिए जाए। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने जो तमाम 38,000, पहले तो 48,000 थे, जिसमें से 10,000 निकाल दिए, जो टैब्स दिए थे, टैबलेट्स दिए थे कि डाटा आपने अपडेट करना है, तो वो कोई 10 साल पुराना है। तो उसके बाद जो टैब्स आए हैं वो कितने, उनमें इनोवेशन आ गई, अपग्रेडेशन हो गई है, लेकिन वो टैब्स और
जो पहले से मौजूद कंप्यूटर लैब्स हैं वो 15-15 साल पुरानी है, तो और उनके अंदर कोई इनोवेशन नहीं आई है, और बल्कि वो तो पुराने से पुरानी होती जा रही है कि जो 15 साल पहले अगर कोई टैब या कंप्यूटर्स रखे हुए थे वहाँ पर, तो उनका क्या ही हाल होगा, और वो पता नहीं यूज़ के काबिल भी होंगे या नहीं होंगे। तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए ख़ास तौर पर, ना कि हमें बड़े बड़े ऐलानात की तरफ जाना चाहिए। तो आतिफ़ परवेज़ हमारे साथ मौजूद थे, तालीम के मैदान के हवाले से हमें बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है वहाँ की। आतिफ़, थैंक यू सो मच कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, चूँकि आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन के हवाले से आपको पता है कि हम एक पूरा सेगमेंट आप लोगों के लिए रखते हैं जिसमें हम दीन इस्लाम के हवाले से बात कर रहे होते हैं, और जो हमें यूजुअली रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो मसाइल दरपेश होते हैं उनके हवाले से जो दीन इस्लाम हमें तालीमात दे रहा होता है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने बात करनी है शादी और रिश्तों में आसानी के हवाले से। बहुत से घरों में शादी के मामलात जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की शादी नहीं हो रही होती है, बेटियों की शादी नहीं हो रही होती है, वालिदैन माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हर जद्दोजहद कर ली है, रिश्ते भी देख लेते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही होती है। एंड तक बात चली जाती है, हर चीज़ मामला सही हो जाता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि शादी ख़त्म हो जाती है, शादी टूट जाती है शादी होने से पहले ही। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कोई कहते हैं जी हमारी शादी किसी ने बांधी हुई है, किसी ने जादू किया हुआ है, किसी ने कुछ कराया हुआ है। तो ये क्या मामलात होते हैं, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए मुफ्ती बहराम शाहिद साहब ने हमें आज ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है आज की इस नशिस्त में। हाफिज़ साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। बहराम साहब, आप ही से स्टार्ट करूँगी। शादी और रिश्तों में आसानी के लिए बहुत सारी चीज़ें हम घरों में ख़ुद भी कर रहे होते हैं। मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं, लोग कहते हैं जी आप ये पढ़ें, लोग कहते हैं जी ये वज़ाइफ करें, आप उस बाबे के पास चले जाएँ, आप उस पीर के पास चले जाएँ, लेकिन इस्लामी तरीका क्या है? किस तरह इसको मज़ीद आसान बनाया जा सकता है अगर शादी में या रिश्तों में डिले आता जा रहा है तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। इंतहाई अहम टॉपिक है और इंतहाई हसास मौजू है जिससे हर दूसरा तीसरा फ़र्द मुआशरे का जो है वो अफेक्टेड हो चुका है। असल में मामला ये है कि सबसे पहले शादी के मकसद को समझा जाएगा कि शादी की किस लिए जाती है। ठीक है। अब बसा औक़ात ये होता है हमारा मकसद मुतय्यन नहीं होता, हमारी मंजिल जो है उसका तयन नहीं होता और बेतुकी बातें आड़े आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे 2 महीने रिश्ता देखते रहे, एक को देखा दूसरे को देखा, तो 2 माह बाद मसला क्या आया कि दूर का रिश्तेदार उसे पसंद नहीं आ रहा, कोई अजीब बहाना बना रहा है, मुझे आँख पसंद नहीं आई, मुझे नाक पसंद नहीं आई, मुझे उठना पसंद नहीं आया, उसकी खांसी का अंदाज़ नहीं पसंद आया। इससे भी मुज़हिका खेज़ बातें जो है मुआशरे में की जा रही हैं। सबसे पहले समझा जाए कि औरत से निकाह या औरत का मर्द से निकाह, इसके पीछे मकसद क्या है, निकाह आखिर करना ही क्यों है। तो सबसे पहले जो अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए तो निकाह का अव्वलीन मकसद इफ़्फ़त व पाक दामनी का हुसूल है। निकाह करने का पहला मकसद ये है कि इंसान पाक दामन बन जाए। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो निकाह के बहुत सारे फ़वाइद और समरात। इंसान चाहता है कि जिस्मानी राहत के साथ ज़हनी राहत का सामान भी मुयस्सर हो। इंसान चाहता है कि उसके साथ कोई ऐसा हमसफ़र, उसके हयात में कोई ऐसा शरीक हो जिससे उसका दर्द सुनाने के लिए वक्त ना लेना पड़े, अपना हाल बताने के लिए उसकी तवज्जो, वो ऑलरेडी उसके साथ इस तरह वाबस्ता हो कि 2 जिस्म एक जान हो। निकाह के मकासद को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे। अब देखें ना, आप अगर एक तज्जिया करें, एक रिपोर्ट बनाएं कि रिश्ता टूटा क्यों, और अक्सर जवाब यही निकलेगा कि वो उस वजह से टूटा जो निकाह का मकसद ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। कई दफ़ा रिश्ता टूट जाएगा जी, हमें वो शादी हाल ही पसंद नहीं आया, हमारी मर्जी का नहीं हो रहा। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत से निकाह के जो असबाब बयान किए, या फरमाते हैं उसकी खूबसूरती की वजह से निकाह होता है, उसके हसब की वजह से होता है, उसके नसब की वजह से होता है, उसके माल की वजह से होता है,
और उसके दीनदार होने की वजह से होता है। और तुम जब तरजीह दो तो दीनदार होने को तरजीह दो। अब दीनदार होने का माना ये नहीं है कि उसके हाथ में लंबी सी तस्बीह हो और वो सुबह से शाम मुसल्ले पे बैठी हो। दीनदार होने का मतलब ये है कि वो हलाल हराम को समझने वाली हो, ठीक है, उसे पता हो ये शरीयत की हद है, ये नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी क्या कहती है। जब तक हम इस मामले में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइली ज़िंदगी है, जो घरेलू ज़िंदगी है, उसे अपना रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, मशाल राह नहीं बनाएंगे, तब तक मामला जो है वो ख़राब से ख़राब होंगे और मसाइल हल की तरफ नहीं आएंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कि जादू होता है, हो सकता है, नज़र लग सकती है, लेकिन हर चीज़ में ऐसा नहीं होता। उसके कुछ ज़ाहरी असबाब भी होते हैं। जब जो मिसाल दी जाती है ना, अगर किसी टैंकी के अंदर कोई जानवर गिर के मर जाए तो सबसे पहले उस मुर्दा लाश को निकाला जाता है, फिर पानी निकालते हैं, टैंकी को साफ़ करेंगे, कुएं को साफ़ करेंगे। जब तक जड़ तक नहीं पहुँचेंगे ना, तब तक जितने मर्जी काम करते रहें वो इंसान को उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी इस बात का जो लुबे लुबाब निकला वो ये है कि शादी और निकाह के मकसद को समझा जाए। कोई इतना मुश्किल नहीं है, किसी स्कॉलर के पास, किसी आलिम के पास जाएं, उन्हें कहें जी कुरान क्या कहता है, ये मुहसनात का जिक्र आ रहा है, पाक दामन लोगों का जिक्र है, पाक दामन मर्दों औरतों का जिक्र है, वो कौन है, क्या है, निकाह के मकासिद क्या हैं। अगर इंसान उसकी काउंसलिंग लेके फिर रिश्ता ढूंढने निकलेगा तो आप यकीन करें बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा बहराम साहब, आपकी तरफ आऊँगी। शादी के लिए कहा जाता है कि इस्तिखारा कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है, आपको पता चल जाएगा कि इनके साथ शादी करनी है कि नहीं करनी, ये सारी चीज़ें। इस्लाम में इस्तिखारे का हमें मिलता है नामो निशान या तालीमात मिलती हैं? देखिए जी, इस्तिखारे का लफ्ज़ी मतलब है इशारा तलब करना, भलाई तलब करना। इस्तिखारे का कहा गया कि इस्तिखारा कर लो, लेकिन असल में इस्तिखारा ज़ाहरी चीज़ें देख के इंसान अपना सेटिस्फेक्शन देखे, उसको समझ आ रही है, ठीक है, सब ओके है, फिर उसमें इस्तिखारा करे कि मुझे क्या इशारा मिलता है। और सबसे पहले इस्तिखारे की तालीम ले। ज़रूरी नहीं है कि ख्वाब में उसे कोई रंग नज़र आएगा, कोई इशारा नज़र आएगा। हालात का आसान होना भी इस्तिखारे का जवाब होता है, हालात मुश्किल होना भी इस्तिखारे का जवाब होता है। और वो इस्तिखारे की तालीम ले, बाकायदा जो सिखाया गया कि दुआ पढ़नी है, रात को नफल पढ़ने हैं, किस अंदाज में उसको पढ़ना है, कहाँ अपना मसला रखना है। लेकिन सबसे पहले अपनी ज़ाहरी चीज़ें देखें। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि इस्तिखारा ना हुआ जैसे कोई टाइम मशीन हो गई। इस तरह से नहीं है। वो सबसे पहले ख़ुद देखें, समझ आ रहा है, सारे मामलात मैच हो रहे हैं। और कई दफ़ा होता है ज़ाहरी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, सब कुछ ओके हो गया, अच्छा इस्तिखारा किया भी नहीं होता। किसी बंदे ने कोई एतराज़ लगा दिया या कहीं और से रिश्ता आ गया, तो फिर उनको कह देते हैं जी इस्तिखारे में ना हुई, इस्तिखारे में ना हुई। वो सारा अच्छा, अगर इस्तिखारे में जवाब हाँ भी आ गया तो आप रिश्ता इस्तिखारे की बिना पर नहीं करेंगे, अपनी फ़हम और फिरासत की बिना पर करेंगे। और ये बात ज़हन नशीं रखें। अब कई लोग पूछते हैं, वो कहते हैं जी इस्तिखारा भी कराया था। अच्छा, हाफ़िज़ साहब ने इस्तिखारा किया, मिसाल है जी, वो कहेंगे जी इस्तिखारा भी किया लेकिन फिर लड़ाई हो गई है। तो इस्तिखारे का ये माना नहीं होता जब तक हम निकाह का मकसद ना समझें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायतें मिलती हैं जिन कामों में जल्दी करना है। उनमें एक काम ये भी है कि अगर किसी लड़की का कुफ मिल जाए, कुफ का मतलब क्या है कि जो इसके साथ शरी तौर पे जिसकी जोड़ी जचती है, ठीक है, जिस तरह दुनिया का भी जिक्र हुआ, दीन का भी जिक्र हुआ, तो फिर उसके निकाह में ताखीर नहीं करनी चाहिए। अब कई दफ़ा रिश्ता भी हो गया, सारे मामलात हो गए, ऐसे ही रिश्ता होने के बाद 2-2 साल का वक्फा डल गया, 3-3 साल का वक्फा डल गया, हमने तैयारियां करनी है, फिर उस तैयारी की वजह से कई मामलात आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जब तक हम जिन हस्तियों को नमाज में याद रखते हैं, अपने दरूद में याद रखते हैं, उनकी ज़िंदगी में नहीं देखेंगे कि उन्होंने निकाह किस तरह किए, क्या मामलात थे, जब तक निकाह में आसानी पैदा नहीं होगी। अभी जिस तरह ये जिक्र आया कि किराए का मकान है, निकाह नहीं हो रहा, अच्छा ये भी हो सकता है कि किराए के मकान वाला जो है अगर वो उस जगह पर रिश्ता भेज रहा है जिनके अपने कई मकान हैं, तो वो कैसे निकाह करेंगे? सही है। जब इंसान अपने कुफ से हटेगा तो मसाइल आएंगे, मामलात आएंगे। और अगर किसी का रिश्ता नहीं हो रहा ना, तो उसको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वक्त ले रहा है, हर चीज़ का एक वक्त है, वो परेशान ना हो, अल्लाह से वो दुआएं करता रहे। और दुआएं करने के बाद बंदे का ये काम नहीं है वो रब को आजमाए, वो कहे जी मैं तो दुआएं भी की थी हैं, मैंने ये भी किया, उसने जिसने जो कहा किया है, मैंने किया। किसके लिए? अल्लाह से जब मांगना है ना,
तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान ये रखे जी मुझे अब मिले, वो अल्लाह की अता है, उसे उसकी रज़ा पे छोड़ना है, उसकी मर्ज़ी पे राज़ी रहना है। और यकीन करें फिर इंसान की ज़िंदगी में जो मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी वो नाकाबिले बयान होंगी, और यही इंसान की ज़िंदगी जो है वो भलाई की तरफ और बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक कॉलर है, फरजाना ने कॉल किया हमें मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, आप लाइन ड्रॉप हो गया, आप हमें दोबारा से कॉल कर सकती हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, जिस तरह इस्तिखारे के हवाले से बात की है, अच्छा क्या ऐसा होता है कि नापसंदीदा जो आदात होती हैं वो भी कहीं ना कहीं आपकी शादी की रुकावट में आ जाती हैं? ऐसा है कोई मामला? देखें, काफ़ी मुफ्ती साहब ने काफ़ी सारी रहनुमाई की, बहुत अच्छी रहनुमाई की। उसमें जो इस्तिखारे की दुआ है ना, उसमें आम तौर पे लोगों को तर्जुमा ही नहीं आता। पहली बात है कि दुआ की तालीम में दुआएं नहीं आती, वो खुद बनावटी तौर पे दुआ करते हैं। आप 3 लफ्ज़ देखें कितने प्यारे लफ्ज़ हैं, उसमें कुफ़ भी है और उसमें सब कुछ है। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तालमु अन्ना हादल अमरा खैरुल ली फी दीनी व माशी व आक़िबति अमरी, ये 3 चीज़ें, या अल्लाह ये मेरे दीन के अतबार से, मेरी मईशत के अतबार से और मेरी आखिरत के अतबार से। गोया कि ये तीनों लफ्ज़, फिर आगे 3 लफ्ज़ हैं, फिर फ़क़दुरहुली, इसको तू मेरा मुक़द्दर लाजम कर दे, ठीक है, व यस्सिरहुली, और इसको तू मेरे लिए आसान कर दे, व बारिकली फ़ी, और इसमें तू मेरे लिए बरकतें भर दे। आप देखें 3 लफ्ज़ और 3 किस्म की चीज़ें पूरी इस दुआ को, और फिर उससे पहले एक पूरा मरकज़ी मज़मून है, बयानिया है। तो रिश्ते में जो रुकावटें होती, बसा औक़ात इंसानों के रवैये भी आ जाते हैं। मसलन आप देखें कितने, अभी मुफ्ती साहब ने बात की कि एक आदमी किराए पर है और वो किसी बादशाह के घर में रिश्ते का भेज, सीधी बात, तो आपको इनकार तो होना ही है। और आप एक जाहिल बच्चा है और इसी तरह पढ़ी लिखी बच्ची की तरफ या पढ़ी लिखी बच्ची की तरफ जाहिल का आदमी, दोनों का रिश्ता कुफुब ना, कुफुब उसकी तालीम में भी होना चाहिए और कुफुब उसकी सीरत में भी होना चाहिए, कुफुब उसके ख़ानदान में भी होना चाहिए। ये चीज़ें भी आड़े, बसा औक़ात कितने लोग ऐसे हैं कि जो मन चाहिए करते करते वो वालदैन की नाफरमानी करते हैं। वालदैन का नाफरमान कभी भी उसका घर सुखों में नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा बहराम साहब ये बताइए कि आजकल जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनमें ज़्यादातर पाया जाता है कि हम लव मैरिज करेंगे, हम पसंद की शादी करेंगे। पसंद की शादी के हवाले से हमें दीन इस्लाम क्या कहता है? देखिए जी, मुरव्वजा जो तरीका है उसकी तो इजाज़त नहीं। निकाह तो होता ही पसंद करके, कोई निकाह जबरन तो नहीं होता, ज़बरदस्ती तो नहीं होता, निकाह होता ही पसंद करके। अगर पसंद है तो निकाह होगा। वो कैसे? जो मुरव्वजा मुआशरे के अंदर तरीका है ना, इसका कोई मतलब ये ना ले कि जो मुआशरे के अंदर सिस्टम है जी जनाब, एक अरसा पहले पीछा करना है, फिर प्रपोज़ल भेजना है, फिर बातें होंगी, फिर वादे होंगे, ठीक है, फिर इसका नतीजा क्या निकलता है कि निकाह से पहले वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि तुम नहीं तो मैं नहीं, निकाह के बाद वो कहते हैं या तू नहीं तो या मैं नहीं। तो ये मामला ख़राब। पसंद का मतलब क्या? इंसान के बड़े हैं उन पर एतमाद करें, ठीक है। माँ बाप से बेहतर बच्चे की फितरत कोई नहीं समझेगा। वो देखें, बड़े आएँ जाएँ, देखें, शरीयत के मुताबिक देखें, सारे मामलात करें, और फिर उसके बाद जब उन्हें पसंद आए कि यहाँ इनके साथ हमारी रिश्तेदारी हो सकती है, क्योंकि रिश्तेदारी का मतलब सिर्फ वो मियाँ बीवी नहीं है, 2 ख़ानदान हैं, ज़ाहिर है उनके शादियाँ भी आएंगी, मिलना भी है, सारे मामलात हैं, वो समझ आ रहा है। तो फिर उसके बाद लड़के को एक नज़र देखने की इजाज़त है, और उसका भी शरीयत ने एक तरीका बताया। वो देखने का मकसद ये नहीं है कि उसमें वो कीड़े निकालता फिरे, और ना ही उसे इस चीज़ की शरीयत इजाज़त देती है। देखने का मतलब है देख लो तुम्हें समझ आती है या नहीं। मुझे समझ ना आने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है या वो अच्छी नहीं है। मुझे समझ आने का मतलब मेरे जहन के साथ वो कंपैटिबल है कि नहीं है। सिर्फ देखने का मकसद ये है। अब मुआशरे के अंदर जो चीज़ें हैं ना, जिस चीज़ को शादी का मेन मकसद बना दिया गया, वो दर हकीकत सिर्फ एक हवस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो एक ज़रूरत है, और शादी मोहब्बत का नाम है। मोहब्बत में ज़रूरत में फ़र्क होता है। हवस और चीज़ है, हवा जिसको कहते हैं, नफसानी ख्वाहिश कहते हैं, वो और चीज़ है। वो इंसान का रुतबा नहीं, वो शरफ नहीं, वो तो एक बसा औकात वो जानवरों वाली कैफियत होती है जिसे इंसान अपने ऊपर इतना तारी कर लेता है और मामलात ख़राब हो जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, और कुरान पाक में जिन मसाइल को बड़ी ताकीद और बहुत
6 अंदाज में शिद्दत के साथ बयान किया गया, वो यही निकाह के हैं, तलाक के हैं, आइली ज़िंदगी के हैं, आपस में रहना कैसे है, मामलात किस तरह करने हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को ही मद्देनज़र रखा जाता है। और पसंद के लिए बड़ों पे एतमाद करें। ठीक है, उन्होंने देखा, और फिर वही बात अभी जिस तरह इस्तिखारे के हवाले से हुई कि इस्तिखारे का मतलब ये नहीं कि कुछ नज़र आ जाएगा। इस्तिखारे का मतलब क्या है, समझ लीजिए दुआ है, अल्लाह से दुआ कर ली है, जिस जज्बे के साथ की है उसी की राहें हमवार होती रहेंगी। तौफीक का माने ये होता है कि असबाब मुहैया हो जाए, इंसान को रास्ता मिल जाए, और जब वो अल्लाह के हुजूर इस तरह दुआ करता है तो सारे मामले बेहतर हो जाते हैं। लेकिन फिर वही बात, अभी 2-4 दिन पहले किसी ने सवाल पूछा, जी हमने रिश्ता देखा, आया, लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े बाकिरदार हैं, मिलनसार हैं, सब कुछ हैं, अच्छा अब हुआ क्या, कभी कोई देखने जा रहा है, आज अम्मा देख आई तो कल मामी देख आई, परसों फूफी देख आई, ये चीज़ें भी मुनासिब नहीं है। एक दफ़ा जाएं सारे देखें, अच्छा अब इतने अरसे में बात कहाँ तक निकली, वो जी वो किसी ने कह दिया जी तुम्हारे साथ वो खड़ी होगी तो जचेगी नहीं। अब हालांकि ये कोई बुनियाद नहीं, मुझसे पूछा गया, मैंने कहा ये कोई शरई रीज़न नहीं है और ये ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह आपको दे तो आप उसको जचा लें, हाँ, आप उस पर थोड़ा खर्चा, हाँ। ऐसी कोई बात, इस चीज़ की बिना पे रिश्ता रिजेक्ट करना ये इंसान की जहालत और गुमराही है। बेशक आपको मामला समझ आ रहे हैं, आप अल्लाह का नाम लें और उसको शुरू करें। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, 2 लफ्ज आते हैं, अगर तो कोई बेवा मुतल्लका औरत है तो हत्ता तुस्तामर, उससे बाकायदा प्रॉपर मशवरा करो। ठीक है। और अगर बाकरा यानी कुंवारी बच्ची है तो हत्ता तुस्ताज़न, उससे इजाज़त तलब करो। ठीक है। यानी ना ही हरफ अव्वल और आखिर माँ बाप को रखा है और ना ही कुल जहान औरत बच्ची को रखा है। ठीक है। दोनों लफ्ज़ों को सामने रख के हत्ता तुस्ताज़न, हत्ता तुस्तामर, दोनों को सामने रख के आप बच्चियों को भी देखें। हत्ता के फ़िक्र में तो बाकायदा रहनुमाई है कि आपस में देख लें तो कोई हर्ज नहीं है, और इसी तरह आपस में देखने की भी, जैसे मुफ्ती साहब ने बताई, वो सारी सूरतें वही हैं कि ये ना हो कि पूरा प्रॉपर जो मुरवजा शक्लें वो नहीं होनी चाहिए, जो उसको नजरियाती तौर पे देख रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल अमली तौर पे देख रहे हैं, समाजी तौर पे देख रहे हैं, उसके बाद जो ना वो ये दोनों चीज़ों का मशवरा करके आगे बात आप आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है जी, शादी और रिश्तों में आसानी के हवाले से हम बात कर रहे थे, मुफ्ती बहराम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हाफिज़ शफीकुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप आए, इसके ऊपर हमारी रहनुमाई फरमाई है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।